Hi, good evening and happy Republic Day to all of you. Today in this session I am going to teach you one of the most interesting and inspirational story of a scientist named Richard H. Albright. As you can see here, Richard H. Albright. I am going to teach you a story of class 10th which is the making of a scientist. What is the name of the story? The making of a scientist. Right? See, the making of a scientist. Let me tell you something about the story. Actually, it is a part of biography of Richard H. Albright. यानी रिचर्ड एच एब्राइट की बायोग्राफी का एक पार्ट है. ठीक है. सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ रिचर्ड एच एब्राइट फर्स्ट, कि वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे. सी, रिचर्ड एच एब्राइट इज एन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट. कौन है? एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है. ही इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड केमिकल बायोलॉजी एट रुटजर्स यूनिवर्सिटी एंड लेबोरेटरी डायरेक्टर एट द वर्कमैन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. राइट. सो ये उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है. बात करते हैं कि पैदा कब हुए थे. ही वॉज बोर्न इन 1959. कब पैदा हुए थे? 1959 में. कहां पर पैदा हुए थे? रीडिंग पेंसिल्वेनिया में. कहां पर? रीडिंग करके एक प्लेस है, वो जो कहां पर है? पेंसिल्वेनिया यूएसए में है. जैसा कि यहाँ पता चल रहा है आपको, अमेरिकन है ये और अभी मरे नहीं है. दैट इज वाई यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एज एन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट. मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है. तो ये कैसे, आपका जो टाइटल है ना चैप्टर का, वो क्वाइट सिंपल है, सीधी सी बात करता है कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी क्या क्या प्रोसेसिंग रही थी एब्राइट की लाइफ में, कैसे उनकी जो प्रोसेस थी साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए, वो जो है कैसे बढ़े थे, उनकी जो स्टार्टिंग थी, ब्रॉटअप कैसे हुआ था और क्या किन किन चीजों में उनका इंटरेस्ट था. ये सारी की सारी चीजें जो है इस छोटे से चैप्टर के अंदर जो है इंक्लूड की गई हैं नरेटर के द्वारा. राइट. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. देखिए, एब्राइट्स अचीवमेंट, पहले बात करते हैं इसकी अचीवमेंट की. तो महज 22 ईयर्स की एज में, शायद 22 का ही था, अपने कॉलेज मेट की हेल्प से बंदे ने जो है क्या किया, एक थियोरी पब्लिश कराई. थियोरी का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. यानी ये जो है इस बंदे ने पब्लिश कराई साइंटिफिक जर्नल में. किसके अंदर? साइंटिफिक जर्नल के अंदर ये चीज पब्लिश कराई. और उसके अलावा एक और बड़ी चीज, यानी अचीवमेंट की अगर बात करते हैं तो दूसरी बड़ी चीज ये थी, थियोरी, एक और थियोरी दी थी बंदे ने, जिसका नाम था हाउ सेल्स वर्क, कि सेल जो है किस तरीके से काम करती हैं. ज्यादा एज नहीं है. He was only and merely 22 years old. His mother support, अगर माँ की सपोर्ट की बात करते हैं तो एक अनएंडिंग सपोर्ट मिला था उसकी माँ की तरफ से उसे. अनफॉर्चुनेटली his father died when he was a child, यानी जब वो क्लास 3rd में ही था शायद तक, तो उसके फादर जो एक्सपायर हो गए थे एच एब्राइट के. लेकिन इसकी माँ ने इसके टैलेंट को जो है पहचाना, आइडेंटिफाई किया एंड शी सपोर्टेड हिम, और उसने जो उसको सपोर्ट करती चली गई. तो मेरे पास एक बुक है एडुकार्ट की, इसमें थोड़ी थोड़ी सी समरी ले लेते हैं. यानी एब्राइट ग्रू अप इन द सिटी ऑफ रीडिंग, जैसा कि मैंने बताया था, कहां पर पले बड़े? सिटी ऑफ रीडिंग में, जो पेंसिल्वेनिया यूएसए के अंदर है. ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी इकलौते बेटे थे अपने पेरेंट्स के. इन चाइल्डहुड ही डिडंट हैव मच टू डू इन हिज होम टाउन, सो ही डेवलप्ड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स. यानी कोई काम करने के लिए था नहीं अपने टाउन के अंदर, तो उनके अंदर एक हॉबी डेवलप हो गई कि वो चीजों को कलेक्ट करते थे. क्या करते थे? चीजों को कलेक्ट करते थे. इसमें आपके रॉक्स आते थे. क्या चीज? रॉक्स होते थे. राइट. कॉइन्स होते थे. और क्या क्या चीज हुआ करती थी? फॉसिल्स होते थे. क्या होते थे? फॉसिल्स होते थे. और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होते थे? बटरफ्लाईज. क्या होते थे? बटरफ्लाईज होते थे. ये फॉसिल की स्पेलिंग ठीक कर लो.
यानी रॉक्स, कॉइन्स, फॉसिल्स एंड बटरफ्लाई, ये चीजें कलेक्ट करते थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता था। तो हर बच्चे की अपनी हॉबी होती है और अपनी हॉबी की चीजों को कोई भी बच्चा करता है। ठीक वैसे ही जो है एच एब्राइट जो है अपने ये चारों चीजों में मन लगाते थे और इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते थे। एब्राइट वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट हु यूज्ड टू गेट गुड ग्रेड्स इन द स्कूल, यानी बहुत ही ब्रिलियंट एंड सुपर माइंडेड बच्चा था, स्कूल में भी अच्छे ग्रेड्स आते थे। एब्राइट्स मदर वॉज इज बेस्ट कंपेनियन, अगर बेस्ट कंपेनियन की बात करूं मैं यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन की तरह, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने जो उसे सपोर्ट किया था बहुत अच्छे से, ठीक वैसे ही यहाँ पर एब्राइट की मदर ने भी अपने बेटे को सपोर्ट किया था। शी वुडंट लेट एब्राइट सिट आइडल एंड वुड कीप हिम एंगेज्ड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, वो कभी भी अपने बच्चे को खाली नहीं बैठने देती थी और वो हमेशा चाहती थी कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ नई चीजें सीखे। सी ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, वो उसके लिए क्या क्या चीजें लेके आई, टेलीस्कोप लेके आई, माइक्रोस्कोप्स लेके आई, कैमराज लेके आई, माउंटिंग मटेरियल्स लेके आई, ठीक है, एंड अदर इक्विपमेंट। व्हेन एब्राइट वाज इन थर्ड ग्रेड, जब वो तीसरी क्लास में था ना, मैंने जैसा कि आपको बताया था, हिज फादर डाइड, उसके फादर जो एक्सपायर हो गए थे। हिज मदर बिकेम हिज बिगेस्ट सपोर्ट, यानी उसकी माँ जो उसके लिए बिगेस्ट सपोर्ट बन गई थी। एब्राइट एंड हिज मदर्स रिलेशनशिप स्ट्रेंथन्ड फर्दर व्हेन शी स्टार्टेड गाइडिंग हिम ऑन वेरियस थिंग्स, एंड उनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम शी बिकेम द स्ट्रेंथ फॉर एब्राइट, ठीक है, यानी उसकी माँ जो है एब्राइट के लिए एक सपोर्ट बन गई थी। अगले पॉइंट की बात करते हैं, टैगिंग ऑफ बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च, यानी रिसर्च करने के लिए एब्राइट ने एक और नया काम करना शुरू कर दिया। आई मीन ही स्टार्टेड टैगिंग द बटरफ्लाइज, जो तितलियां होती हैं ना, तो तितलियों को टैगिंग करने का काम एब्राइट ने शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्कहर्ट, क्या नाम था, अर्कहर्ट थे, जो कनाडा के रहने वाले थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी बटरफ्लाइज के ऊपर। सो ही सजेस्टेड एब्राइट टू टैग द बटरफ्लाइज, खास करके मोनार्क प्यूपा को, ठीक है। तो ये वो स्टोरी, यानी एब्राइट्स मदर वांटेड हर सन टू कीप हिज इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज, उसकी माँ भी चाहती थी कि वो अपनी स्टडी को, अपने रिसर्च को जो बटरफ्लाइज में लगाए। टू एंश्योर दिस शी बॉट हिम अ बुक टाइटल्ड ट्रेवल ऑफ मोनार्क, यानी इस बात को एंश्योर करने के लिए एब्राइट की माँ ने उनके लिए एक बुक परचेज करके दी जिसका नाम था ट्रेवल ऑफ मोनार्क। क्या नाम था, ट्रेवल ऑफ मोनार्क। देखो ऑफ मोनार्क, इस बुक के अंदर ये चीज बताई गई है कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल यूएसए, कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है सेंट्रल यूएसए के लिए कैसे माइग्रेट की हुई थी। The book taught Ebrard about the migration of the monarch butterflies to Central America. The important feature of the book was that it asked the readers to tag butterflies to help Dr. Frederick अर्कहर्ट। मैंने बताया था ना कि इस बुक की सबसे बड़ी फीचर ये थी कि इस बुक के अंदर डॉक्टर अर्कहर्ट ने जो है रीडर्स को सजेस्ट किया था कि वो जो है बटरफ्लाइज को क्या करें, टैग करें, जो टोरंटो कनाडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और वो भी वहां पर रिसर्च कर रहे थे। एब्राड बिकेम क्यूरियस इन द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज, यानी कि बाहर से भी थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, माँ का भी इंटरेस्ट था कि मेरा बेटा जो बटरफ्लाइज में ध्यान दे, तो उनकी जो है स्टडी और ज्यादा बढ़ती चली गई एंड डिसाइडेड टू टैग देम, और उन्होंने टैग करने का डिसाइड कर लिया। अब बात करते हैं एक और हल्की सी काउंटी फेयर की। किसकी, काउंटी फेयर की। काउंटी एक टाउन ही होता है, जैसे कि हमारे यहाँ तहसील होती है ना, तो इंग्लिश में काउंटी तहसील के ही केस में यूज किया जाता है, राइट। डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा छोटा होता है इसीलिए इसको काउंटी कहते हैं। इन 7th ग्रेड एब्राड केम टू नो अबाउट द काउंटी साइंस फेयर, यानी जब वो 7th ग्रेड में थे रिचर्ड एच एब्राइट, तब उनको काउंटी फेयर के बारे में पता चला था। यानी एक्चुअली में साइंस फेयर था, क्या था, साइंस फेयर था। जैसे कि हमारे दिल्ली में साइंस म्यूजियम में बच्चे जाते हैं देखने के लिए और वहां से मोटिवेट होते हैं और कुछ कुछ चीजों में एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, तो ठीक वैसे ही जब एब्राड को मौका मिला था साइंस फेयर में जाने का, तो बहुत ही एनकरेज्ड बच्चा था वो, और बहुत ही जो है कह सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड चाइल्ड था। तो वहां से भी कुछ कुछ सीखने की कोशिश के साथ साथ वहां पर कुछ शोकेस करने की भी बंदे के अंदर हिम्मत आई। His entry in the fair was slides of frog tissues, यानी वहां पर जैसे ही वो गया था मेले के अंदर, तो वहां पर उन्होंने क्या दिखाई, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, यानी जो फ्रॉग के टिश्यूज होते हैं ना, उनके बारे में बातें करने लगा वहां जाकर के।
However, he learnt that a mere display of the slides or any subject wasn't sufficient to win the fair. उसे पता था कि फेयर में जो है नाम कमाने के लिए इन स्लाइड से कुछ नहीं हो सकता और इन स्लाइड से उसको कोई भी नेम एंड फेम नहीं मिलेगा, कोई ग्लोरी नहीं मिल सकती, क्योंकि छोटा काम था, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी इसके अंदर। इन ऑर्डर टू विन द फेयर, यानी फेयर में नाम कमाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए, ही हैड टू कैरी आउट अ रियल एक्सपेरिमेंट, उसे क्या करना था, एक रियल एक्सपेरिमेंट करना था, जिससे कि कम से कम पता चले कि कोई बंदा है और जो असल में जो रिसर्च कर रहा है। देन ही डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द फेयर अगेन विद हिज वर्क ऑन इंसेक्ट एंड ही आस्क्ड डॉक्टर अर्कहर्ट फॉर सजेशन ऑन इट। फिर उसने वो सच में एक अच्छा वाला रिसर्च लेकर के गया और उन्होंने, यानी कि एच एब्राइट ने वहां पर डॉक्टर अर्कहर्ट से अपने रिसर्च के बारे में सजेशंस मांगे कि मुझे कुछ सजेशंस दो कि आगे मैं क्या काम करूं। और वो रिसर्च किसके ऊपर था, इंसेक्ट के ऊपर ही था। ही गॉट सो मेनी सजेशंस इन रिटर्न दैट दे वर इनफ टू कीप हिम बिजी, यानी कि इतने सारे सजेशंस मिले थे कि उस एज में एक ऐसे बच्चे को बिजी रखने के लिए काफी थे। He also won many prizes for the county and international fairs, यानी इंटरनेशनल फेयर में और काउंटी में बहुत सारे प्राइजेस मिले थे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एब्राइट्स प्रोजेक्ट इन 8th ग्रेड, यानी अभी तक हम 7th ग्रेड की बात कर रहे हैं। जब 7th ग्रेड में थे, एब्राइट वेंट टू द काउंटी साइंस फेयर, कहां गए थे, काउंटी साइंस फेयर में गए थे। अब एक साल बाद की बात आती है, यानी कि प्रोजेक्ट इन 8th ग्रेड। जब 8th क्लास में थे तब क्या क्या कारनामे किए थे एब्राइट ने, वो देख लेते हैं एक बार। यानी फॉर ग्रेड 8 एब्राइट thought of researching on a viral disease that was leading all monarch caterpillars to die every few months, यानी कि जब 8वीं क्लास में थे तब उनको पता चला था कि एक ऐसी डिजीज है कोई जिसकी वजह से ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स आर डाइंग, क्या हो रही थी, मर रही थी। तो उस पर रिसर्च करना चाहते थे, उसका रीजन जानना चाहते थे कि आखिर इसका रीजन क्या है, क्यों मारी जा रही है बार बार ये। So he thought that the virus was carried by beetles, तो ऐसा लग रहा था एब्राइट को कि जिस वायरस की वजह से जो है मोनार्क कैटरपिलर की डेथ हो रही है, मोनार्क तितली मारी जा रही है, उसका जो है कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बीटल। क्या है, बीटल है। बीटल का मतलब होता है भंवरा, आपने देखा होगा, एक इंसेक्ट ही है ये भी। तो उनको लग रहा था कि शायद कहीं ऐसा वायरस है जो क्या नाम है एमिट किया जा रहा है, किसके द्वारा, बीटल के द्वारा, जिसकी वजह से कि सारी की सारी मोनार्क की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। सो ही रेज्ड कैटरपिलर्स अलोंग विद द बीटल्स टुगेदर टू रिसर्च, तो उसने क्या किया बंदे ने कि जो है कैटरपिलर के साथ साथ बीटल्स को भी रखा और दोनों को रेज करने की साथ साथ कोशिश की अपना रिसर्च करने के लिए। Though he didn't get any success from it, but he still received prizes for the experiment itself, यानी इससे कोई लाभ तो हुआ नहीं, बट इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी उसको प्राइज मिला था साइंटिफिक वर्ल्ड की तरफ से। नेक्स्ट है रिसर्च ऑन द वायसराय बटरफ्लाईज, यानी कि जैसे कि मोनार्क एक तरीके की वैरायटी है बटरफ्लाई की, ठीक है, ऐसे ही एक और स्पीसीज है जिसका नाम क्या है, वायसराय। तो आप वो वाला वायसराय मत समझना जो अंग्रेजों का एक पोस्ट होती थी। रिसर्च ऑन द वायसराय बटरफ्लाई, तो देखिए द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट वाज टू वेरीफाई द फैक्ट दैट द वायसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क से, यानी ऐसा लग रहा था एब्राइट को कि जो वायसराय बटरफ्लाई है ना वो मोनार्क की कॉपी करती है। क्या करती है, मोनार्क की कॉपी करती है। इट वाज बिलीव्ड दैट द मोनार्क डिडंट टेस्ट गुड सो दे वरंट ईटन बाय द बर्ड्स, ऐसा लगता था और ऐसा माना जाता था लोगों के द्वारा कि जितने भी प्रीडेटर बर्ड्स होते हैं ना, वो बर्ड्स जो मोनार्क को इसीलिए नहीं खाते क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क जो है अच्छी नहीं लगती, टेस्ट नहीं होता उसका अच्छा, इसीलिए नहीं खाते। सो द वायसराय बटरफ्लाई यूज्ड टू गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग मोनार्क टू द बर्ड्स, इसी वजह से वायसराय बटरफ्लाई क्या करती थी कि अपना आउटलुक और अपना अपीयरेंस और बिहेवियर ऐसा बना के चलती थी कि वो भी क्या है, मोनार्क है, जिससे कि वो भी जो है प्रीडेटर बर्ड्स का क्या नहीं बने, प्रे नहीं बने, यानी कि शिकार नहीं बने। क्योंकि मैंने बताया था ना कि मोनार्क बटरफ्लाई didn't taste good to the birds, so they were not eaten by the birds। ठीक वैसी ही कॉपी कौन करने लग गई, वायसराय बटरफ्लाई करने लग गई, ताकि जो है उसको भी बर्ड्स के द्वारा प्रे नहीं किया जाए, यानी खाया नहीं जाए। However, in his research, Ebrard discovered something different।
यानी कि अपने रिसर्च में एब्राइट को कुछ डिफरेंट सा मिल गया था। ही गॉट टू नो दैट स्टारलिंग्स वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड, यानी उसे ये पता चला था कि ऑर्डिनरी बर्ड्स को कोई भी नहीं खाता, यानी ऑर्डिनरी बर्ड फूड को नहीं खाता, बट दे एट मोनार्क्स ग्रीडली, लेकिन जो स्टारलिंग बर्ड है ना वो मोनार्क को बड़े ही लालच के साथ में खाते हैं और बड़ी ही ज्यादा तलाश में रहते हैं इनकी में। हिज प्रोजेक्ट वॉन हिम द फर्स्ट प्राइज इन द जूलॉजी डिवीजन, यानी जूलॉजी की डिवीजन में इस चीज ने एब्राइट को जो फर्स्ट प्राइज दिलाया, वाइल द थर्ड इन द ओवरऑल काउंटी फेयर, और जबकि थर्ड नंबर पर काउंटी फेयर के अंदर आया। अब एक और देखिए, अननोन इंसेक्ट पर कैसे डिस्कवरी की एब्राइट ने। फॉर ए सेकेंड ईयर हाई स्कूल, यानी जब वो 10th क्लास में थे, यानी सेकेंड ईयर हाई स्कूल में थे, एब्राइट वांटेड टू स्टडी द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, यानी मोनार्क प्यूपा नाम की जो बटरफ्लाई हुआ करती थी ना, तो उस पे कुछ स्पॉट हुआ करते थे गोल्डन कलर के, तो उस गोल्डन कलर का जो स्पॉट होता था उसी पर रिसर्च करना चाहते थे। इट वाज बिलीव्ड दैट दीज स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल फॉर द बटरफ्लाई, ऐसा लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके दिखावे के लिए हैं और ऑर्नामेंटल के रूप में है ये, यानी कि इसकी कलर और डिजाइन के रूप में है सिंपली। हाउएवर एब्राइट एंड हिज कॉलेज मेट फाउंड दैट थ्रू देयर स्टडी दीज स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड हार्मोन दैट हेल्प द प्यूपा टू डेवलप कंप्लीटली, जबकि रिसर्च करने पर पता चला था कि ये स्पॉट जो ऑर्नामेंटल ही नहीं है बल्कि वो उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मोनार्क प्यूपा के में। किसके में? मोनार्क प्यूपा के में। ध्यान रखना ये गोल्डन स्पॉट्स किसकी विंग्स पे थे? मोनार्क प्यूपा नाम की तितली के पे थे। एब्राइट बैक्ड द फर्स्ट प्राइज विद दिस प्रोजेक्ट इन द काउंटी फेयर, यानी 10th ग्रेड के सेकंड ईयर में, यानी हाई स्कूल के सेकंड ईयर में एब्राइट को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला था, which gave him an entry into the international science and engineering fair, जिसकी वजह से उनको एंट्री मिली थी कहां पर? इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। There his project was given the third prize in the zoology division, वहां पर उनके प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीजन के द्वारा थर्ड प्राइज मिला था। During the summer he also got the chance to work at the entomology department of the Walter Reed Army Institute of Research, यानी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उनको उनके प्रोजेक्ट के लिए जो है जूलॉजी डिपार्टमेंट का अवार्ड मिला था। The next year Ebrard grew cells from the hormone of the golden spot of monarch, अगली साल क्या हुआ कि जो गोल्डन स्पॉट हुआ करता था ना मोनार्क का, उससे उन्होंने हार्मोन डेवलप करने का काम शुरू कर दिया। And showed that the cells divide and develop into grown up butterfly wings, और फिर उन्होंने ये भी दिखा दिया कि देखिए किस तरीके से सेल्स जो है ग्रो होती हैं और बटरफ्लाई की विंग का निर्माण करती हैं। लेटर आफ्टर कंप्लीटिंग इज फ्रेशमैन ईयर्स एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी फ्रेशर ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद ही वेंट बैक टू द एग्रीकल्चर लेबोरेटरी टू रिसर्च मोर ऑन द सेल्स ऑफ स्पॉट्स एंड डिस्कवर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन, यानी हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया। आगे आगे स्टडी करते हैं डीएनए की, यानी एक्सरे और डीएनए की स्टडी करना शुरू कर दिया। एक्सरे ऑफ डीएनए एंड सेल्स, राइट, यानी सेल का डीएनए और सेल का एक्सरे कैसे होता है। After a year and a half, Ebrard got an idea while studying the chemical structure of the hormone in the X-ray photo, यानी एक्सरे फोटो के अंदर हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर पर जब काम कर ही रहे थे तो उन्हें पता चला था he got the answer of the biggest biological puzzle after examining the X-ray photo, यानी एक्सरे फोटो का एग्जामिनेशन करने के बाद में उनको बायोलॉजिकल का एक बहुत बड़ा आंसर मिल गया था। It was to determine how cell could read the ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, यानी उससे ये पता चला था कि सेल जो किसी भी डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड कर लेती है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। देन ही पब्लिश्ड हिज कंप्लीट स्टडी इन डिटेल इन पेपर विद द हेल्प ऑफ हिज कॉलेज रूममेट नेम्ड जेम्स आर वोंग, यानी जेम्स आर वोंग के साथ में फिर से अपनी थ्योरी को जो है साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करवा दिया। द डिटेल्स इंक्लूड पिक्चर्स ऑफ एक्सरे एंड प्लास्टिक मॉडल्स, राइट। अब बात करते हैं, चलो ये तो साइंटिफिक इंटरेस्ट थे एब्राइट के, थोड़ा सा साइंस से हटकर के भी बंदे के इंटरेस्ट थे तो उनकी बात करते हैं। एब्राइट्स अदर इंटरेस्ट,
और कौन कौन से इंटरेस्ट थे देखिए, यानी एक ग्रेट डिबेटर था वो, क्या था, ग्रेट डिबेटर। डिबेटर आप समझते ही होंगे, जो वाद विवाद में अच्छा होता है उसे डिबेटर कहते हैं, यानी आर्गुमेंटेटिव स्किल्स थी बंदे के अंदर। एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन आउटडोर एक्टिविटीज, यानी कि जो आउटडोर एक्टिविटीज होती थी ना उनमें भी काफी इंटरेस्ट रहता था एब्राइट का। इंटरेस्टेड इन आउटडोर एक्टिविटीज। ये गैप है, ध्यान रखना। He was a good canoeist and a photographer। क्या थे? A good photographer and a canoeist। कनूइस्ट यानी कि बोटमैन कह सकते हैं एक तरीके से। बोट से एक छोटी बोट होती है उसे कनू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कनू बोलते हैं। तो जो भी बंदा उसमें अच्छा होता है उसे क्या बोलेंगे, कनूइस्ट बोलेंगे। तो यानी वो एक अच्छे कनूइस्ट थे। चलो आपकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए मैं विकिपीडिया की तरफ ले जाऊं आपको, और वहां से इनकी थोड़ी फोटो वोटो देख लेते हैं हम कि आखिर ये दिखते कैसे हैं। रिचर्ड एब्राइट, इमेज देखते हैं। ये रे भाई साहब देखो, he really looks like a scientist। See? और देखो स्मार्ट बंदा है। तो ये तुम्हारे एच एब्राइट हैं। अब तो आप पहचान ही गए होंगे। और कुछ कुछ और देखते हैं विकिपीडिया पर इनके बारे में। अवार्ड देखते हैं कौन कौन से अवार्ड मिले इनको। यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं ये। फील्ड बायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, रुटजर्स यूनिवर्सिटी, वॉक्समैन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Appointed as the faculty member in the Department of Chemistry at Rutgers University and as a laboratory director at the Waxman Institute of Microbiology in 1987। खैर इन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं है क्योंकि ये आपके काम की नहीं है, राइट। आपके क्लास में सिर्फ और सिर्फ इनकी जो बचपन कैसे बीता, इन्होंने किस तरीके से रिसर्च करना स्टार्ट किया था बटरफ्लाइज पर, और बटरफ्लाइज के अलावा इनके इंटरेस्ट क्या क्या थे, इनकी माँ ने जो इनको कैसे सपोर्ट किया था, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, राइट। तो वो आप एक बार देख लेना। और ऐसी कौन सी बुक थी जिसने कि जो है इनको और ज़्यादा मोटिवेट किया था, या ये कह सकते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट बनी थी इनकी लाइफ में, वो बुक थी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। क्या नाम था, ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, राइट। यहां देखो कुछ पुरस्कार भी हैं इनके। देखो द वॉल्टर जे जॉनसन प्राइज 1995 जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मिला था। अमेरिकन अकेडमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फेलोशिप डायरेक्टरी अचीव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल्स, ठीक है। एएएस काउंसिल ऑनर्स
3 मेंबरशिप फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू साइंस, यानी इस तरीके से उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। सो आई फील इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।